नमस्कार, जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। जनादेश में आज बात होगी तेलंगाना विधानसभा चुनाव की, जहां आज शाम प्रचार का शोर थम गया। कार्यक्रम में बात होगी इस बार बीजेपी, कांग्रेस और बीआरएस के प्रचार के केंद्र में क्या रहे चुनावी मुद्दे, और तेलंगाना के युवा और महिलाओं और आम लोगों का किन मुद्दों पर रहा है जोर। साथ ही बताएंगे तेलंगाना में क्या रही दिन भर की चुनावी सरगर्मियां और जानेंगे जमीनी हकीकत अपने संवाददाताओं से। तो आइए करते हैं इस खास कार्यक्रम की शुरुआत। तो आज तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का शोर आज शाम को थम गया। अब सभी पार्टियों के उम्मीदवार घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क साध रहे हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी सभी पार्टियों के नेताओं ने पूरी ताकत झोंकी। महीने भर चले प्रचार अभियान के दौरान राज्य में सत्तारूढ़ केसीआर सरकार के भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के मुद्दे छाए रहे। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का शोर मंगलवार शाम थम गया। करीब महीने भर चले प्रचार के दौरान भाजपा, कांग्रेस और प्रदेश में सत्तारूढ़ बीआरएस ने पूरी ताकत झोंकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं अमित शाह, राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने धुआंधार प्रचार किया। वहीं कांग्रेस की तरफ से पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने जनसभाएं और रोड शो किए। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, बीआरएस नेता केटी रामाराव और के कविता ने बीआरएस के प्रचार की कमान संभाली। तो एआईएमआईएम उम्मीदवारों के लिए पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी ने प्रचार किया। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों ने राज्य में सत्तारूढ़ केसीआर सरकार को निशाने पर लिया। बीजेपी ने जहां कालेश्वरम प्रोजेक्ट, धारिणी पोर्टल, पेपर लीक समेत विभिन्न मामलों में हुए भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और केसीआर को फार्म हाउस सीएम बताते हुए घेरा। वहीं भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण और खराब कानून व्यवस्था के मुद्दों पर कांग्रेस पर भी लगातार प्रहार किए। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के शाही परिवार के अधिकतर लोग भ्रष्टाचार के अनेक मामलों में बेल पर घूम रहे हैं और केसीआर के परिवार के लोगों पर भी भ्रष्टाचार के अनेक मामलों में जांच चल रही है। केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं और विकास के मुद्दों को भी बीजेपी ने तेलंगाना की जनता के सामने रखा। प्रचार के दौरान बीजेपी ने लगातार सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने पर जोर दिया और मादिगा समुदाय को न्याय दिलाने को लेकर प्रतिबद्धता जताई। साथ ही तेलंगाना की जनता से राज्य को पहला बीसी मुख्यमंत्री देने के वादे को प्रमुखता से सामने रखा। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने 4% मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया और कहा कि राज्य में सरकार बनने पर बीजेपी धर्म आधारित आरक्षण खत्म कर देगी। कांग्रेस दिग्गजों ने भी महीने भर चले प्रचार के दौरान बीआरएस सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमकर घेरा। कांग्रेस ने ये सवाल बार बार उठाया कि भूमि, बालू और शराब जैसे सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार वाले मंत्रालय केसीआर परिवार के हाथ में क्यों हैं और दलित बंधु स्कीम में बीआरएस विधायक 3 लाख रुपए का कट क्यों लेते हैं। हालांकि कांग्रेस तेलंगाना में भी अल्पसंख्यकों के लिए अलग घोषणा पत्र जारी कर तुष्टीकरण की राजनीति को ही आगे बढ़ाती नजर आई। चुनाव प्रचार में कांग्रेस नेताओं ने 6 गारंटियों समेत लोक लुभावन वादे ही जनता के सामने रखे, जिनका हश्र जनता हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में पहले ही देख चुकी है। राज्य में प्रचार के दौरान ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा में कार्यकर्ताओं के शोर मचाने के बाद खड़गे के नाराज होने का वीडियो भी वायरल हुआ, जिसने बीजेपी को कांग्रेस पर हमले का एक और मौका दे दिया। एक तरफ जहां बीजेपी विकास और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर जनता के बीच गई, वहीं तेलंगाना में सत्तारूढ़ बीआरएस भी कांग्रेस की राह पर न सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती नजर आई, बल्कि दोनों ही पार्टियों के बीच अल्पसंख्यक वोटरों को रिझाने को लेकर होड़ दिखाई दी। कांग्रेस अल्पसंख्यकों के लिए अलग घोषणा पत्र लाई तो केसीआर ने मुस्लिम समुदाय के लिए अलग आईटी पार्क बनाने का वादा कर दिया। हालांकि बीआरएस के नेता अपनी 10 साल की उपलब्धियों को बताने के साथ ही भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर कांग्रेस पर पलटवार करते भी नजर आए। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का पुलिस से बदसलूकी करने वाले वीडियो पर भी वार पलटवार के दौर चले। इतना ही नहीं, राज्य की सत्तारूढ़ बीआरएस और विपक्षी कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में विज्ञापन और प्रचार का जो चोर दरवाजा खोजा, उस पर काफी हो हल्ला मचा। यहाँ तक कि चुनाव आयोग को
सख्त एक्शन लेना पड़ा। रायथू बंधु योजना का मामला हो या फिर कर्नाटक सरकार का तेलंगाना के न्यूज़पेपरों में विज्ञापन, मामले के तूल पकड़ने के बाद चुनाव आयोग एक्शन में आया और कार्रवाई की। पर राजनीतिक दलों ने प्रचार के लिए जो दांव खेला वो बेहद चौंकाने वाला रहा। प्रचार थमने के बाद अब जनता की बारी है और 30 नवंबर को जनता इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए तेलंगाना की सभी 119 सीटों पर मतदान करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो तेलंगाना में मतदान से पहले आधी आबादी यानी महिलाओं के मन में क्या है, क्या है उनके मुद्दे और कैसी सरकार वो चाहती है, इस पर गोशा महल विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं से बात की हमारे सहयोगी धीरज कुमार ने। हम निजामों के शहर हैदराबाद में मौजूद हैं और हैदराबाद का ये गोशा महल विधानसभा क्षेत्र है और इस विधानसभा क्षेत्र में हमारे साथ मौजूद हैं आधी आबादी, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब 30 तारीख को यहाँ मतदान होगा तो उस मतदान में महिलाओं के लिए चुनावी मुद्दे क्या हैं, क्या लगता है कि इस बार के चुनावी मुद्दे होंगे। जब आप वोट करने के लिए जाएंगे तो क्या क्या सोचेंगे आप? जब हम वोट करने जाएंगे तो पहले तो हम महिलाओं की सुरक्षा के बारे में सोचेंगे कि महिलाएं कैसा सुरक्षित रहेंगी। जबकि बात होती है चुनाव की तो कहा जाता है कि आधी आबादी के दिल में क्या है, तो क्या है आधी आबादी के दिल में? जी, आधी आबादी के दिल में है उनके भविष्य की सुरक्षा, उनके बच्चों के भविष्य की सुरक्षा, उनका संरक्षण, उनकी जो बच्चियां जो गर्भ में ही मार दी जाती थी, आज उनकी सुरक्षा किस वजह से हो रही है वो भी देखा जा रहा है। थी आधी आबादी और जिन्होंने बताया कि उनके क्या चुनावी मुद्दे हैं, किस आधार पे वो चुनाव करने के लिए जबकि जाएंगे तो उनका मुद्दा क्या होगा। कैमरामैन शिव सुमन के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, हैदराबाद। तो फिलहाल जनादेश में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चुनावी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 5 सालों में 13 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प, विकसित भारत। नमस्ते मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी, माँ का बार बार फोन। अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी, तो पॉपुलर बन गया है तू। पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। वाह यार, अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो जाइए mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं। अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। समझकर इन्वेस्ट कर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जनादेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले का गजबेल विधानसभा क्षेत्र मुख्यमंत्री KCR का विधानसभा क्षेत्र है। इस क्षेत्र के किसानों और आम नागरिकों से हमारे संवाददाता राजेश राज ने
मल्लाना सागर प्रोजेक्ट समेत तमाम चुनावी मुद्दों पर बातचीत की। आइए सुनते हैं जनता जनार्दन की राय। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अभी हम राज्य के हाई प्रोफाइल सीट गजवेल विधानसभा क्षेत्र में हैं, जो सिद्धिपीठ जिला का एक कंस्टिट्यूएंसी है, जहां से तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव तीसरी बार किस्मत आजमा रहे हैं। गजवेल के मतदाता क्या कुछ सोचते हैं, किस मुद्दे के आधार पर वो यहां अपना प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं, इसके लिए हम गजवेल की मतदाताओं से बात कर रहे हैं। गजवेल में सबसे प्रमुख मुद्दा क्या है, बहुत संक्षेप में? एक भी इधर गजवेल में गरीबों को डबल बेडरूम घरा नहीं दिया। अभी तो ये गजवेल नियोजकवर्ग में अभी मल्लाना सागर ऐसा बोल के हजारों एकड़ ये फार्मर के बारे में हजारों एकड़ जगह लेके उनको 6 लाख 7 लाख 8 लाख लेके बहुत परेशान कर रहे हैं। ये अभी तो कम से कम हजारों को फार्मर्स अभी रोड पे आ गया। 300-400 हाउसेस को पूरा डिसमेंटल करे, वो हाउसेस को रिप्लेस नहीं दिया अभी उनको, और डबल बेडरूम भी नहीं दिए। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। इधर गजवेल में एक फैक्ट्री भी नहीं है। गजवेल विधानसभा क्षेत्र तेलंगाना का एक हाई प्रोफाइल सीट है। इसके बावजूद अब तक गजवेल में कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं खुल पाई। एक मल्लाना सागर प्रोजेक्ट को लाया जरूर गया, लेकिन क्षेत्र की जनता का यह आरोप है कि राज्य सरकार ने उनकी जमीन का अधिग्रहण तो कर लिया, लेकिन औने पौने भाव में उन्हें मुआवजा दिए गए, जबकि जमीन की कीमत करोड़ों में थी। यह मुद्दा गजवेल विधानसभा क्षेत्र में सिर चढ़कर बोल रहा है। अब देखना होगा कि 30 तारीख को जब मतदान होगा तो क्या जनता इसी मुद्दे को आधार कर अपना वोटिंग करेगी। कैमरामैन ललित और अपने सहयोगी नागराजू के साथ गजवेल विधानसभा क्षेत्र सिद्धिपीठ तेलंगाना से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। तो आइए अब गजवेल से चलते हैं हैदराबाद, जहां विधानसभा चुनाव का प्रचार थमने के बाद अब बारी जनता की है। ऐसे में युवाओं के क्या कुछ मुद्दे हैं, इस बारे में हैदराबाद के युवा मतदाताओं से बात की हमारे संवाददाता उर्मिलेश भट्ट ने। तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होना है और तमाम राजनीतिक दलों का सबसे बड़ा जो कह सकते हैं एक तरफ से कि आकर्षित कर रहे हैं वो है यूथ को। हमारे साथ कुछ युवा हैं जो पहली बार वोट देंगे, इनके क्या कुछ मुद्दे हैं और क्या क्या देख करके इस समय वोट देंगे, इनसे बात करते हैं। जो गवर्नमेंट जो अपकमिंग ग्रेजुएशन आ रहे हैं उन लोग के लिए कुछ जॉब सप्लाई करेंगे तो बेटर है, उन्हें भी वोट दूंगा मैं। हमारा मेन प्रॉब्लम है जॉब्स का है, एजुकेशन का है और रोड्स का। और महिलाओं का सबसे बड़ा इशू क्या रहेगा? आजकल जैसे लोग रात में गर्ल्स जैसे जॉब करते हैं, लेट जाते हैं, उन लोगों के लिए सेफ्टी देख रहे हैं। आज भी ऐसे थोड़े जगह है जहाँ पे मेट्रो अवेलेबिलिटी नहीं है, सो प्रॉबेबली वो भी ध्यान में रहेगा। गवर्नमेंट स्कूल्स तो है पर शिक्षा की क्वालिटी का भी बात है, तो वो सब ध्यान में रख के वोट दिया जाएगा। क्या कुछ मुद्दे आपके इस चुनाव में हैं? ये हमारा तेलंगाना राष्ट्र अलग होके सेपरेट होके अभी 10 साल हुआ है, लेकिन आज यूथ को लिए जो भी रोजगार मिलना था, जो भी TSPSC यहाँ TSPSC का बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, वो घोटाला के कारण जो भी अनएम्प्लॉयमेंट स्टूडेंट है आज रोड पे होके आज अनएम्प्लॉयमेंट कारण से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया है। सो ये बड़ा प्रॉब्लम है तेलंगाना में, रोजगार का बड़ा प्रॉब्लम है। ये वर्तमान सरकार ने एम्प्लॉयमेंट नहीं किया, ये रिक्रूटमेंट नहीं किया, स्कॉलरशिप इन टाइम में रिलीज नहीं किया, वो हॉस्टल बिल्डिंग्स नहीं बने। अब देख रहे हम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स है, इस यूनिवर्सिटी में 1200 टीचर्स होना है, इधर प्रोफेसर्स। आज इस यूनिवर्सिटी में केवल 300 टीचर्स टीचिंग कर रहे। या अभी 30 तारीख के जो भी चुनाव होने वाली है ना, उसी के कारण अभी जो भी ये पूरा पार्टियां जो है वो अभी जो भी ये दे रहे ना, लेकिन उस 30 तारीख के बाद सब कुछ भूल जाएंगे। वह केवल की केवल स्कीम्स देना, स्कैम्स करना, यही चल रहा है तेलंगाना में। तेलंगाना के नौजवान जिनका मुद्दा बेहतर शिक्षा है और रोजगार है, क्योंकि तेलंगाना में पिछले 10 सालों में इन लोगों ने जो समस्याएं सामने रखी हैं वो कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए एक बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में। सहयोगी केशव और कैमरा कुमार विनय के साथ मैं उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज,
हैदराबाद। तो तेलंगाना में चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है और अब 36 घंटे से भी कम समय बचा है जब तेलंगाना की जनता अपने भाग्य का फैसला करेगी, नई सरकार को चुनेगी। और क्या है यहाँ के चुनावी मुद्दे, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दो संवाददाता। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेश राज, जो इस वक्त हैदराबाद में मौजूद हैं, वहीं सिकंदराबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं उर्मिलेश भट्ट। पहला सवाल मेरा राजेश आपसे, हमने पूरा चुनाव प्रचार देखा, इस चुनाव प्रचार में भ्रष्टाचार का मुद्दा हावी रहा, इस चुनाव प्रचार में जो है महिलाओं से जुड़ी समस्याएं हावी रहीं, किसानों का मुद्दा उठा, परिवारवाद का भी मुद्दा उठा। जब पूरा चुनाव प्रचार थम गया है तो ऐसा में लगता है कौन सा मुद्दा जो है वो ज़्यादा असर दिखाता, जिसका ज़्यादा असर दिखा है? जी राजेश। देखिए, करीमनगर से निर्मल और निर्मल से गजवेल होते हुए सिद्धिपीठ और फिर हैदराबाद तक की जो हमने यात्रा की, उस दौरान हमने युवाओं से, किसानों से और जो रिक्शा चलाने वाले लोग थे, टेम्पू जो ऑटो चलाने वाले लोग थे, किसानों से हमने बातचीत की, फूल बेचने वाले लोगों से बातचीत की। तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हैदराबाद जो है या तेलंगाना जो है वो कहीं ना कहीं आईटी के मामले में हब माना जाता है, आईटी के मामले में बहुत ही समृद्ध है, लेकिन ग्रामीण इलाके जो हैं वहाँ पर कोई भी रोजगार के बड़े साधन नहीं है। अगर मुख्यमंत्री के जो केसीआर हैं उनके कंस्टिट्यूंसी गजवेल की ही बात करें तो वहाँ के मतदाताओं ने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं है, जिसके कारण जो युवा हैं वो रोजगार के अवसर तलाशने के लिए दूसरे जगहों पर चले जाते हैं। भले ही देश भर के लोग हैदराबाद नौकरी करने आते हों, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बाहर पलायन करते हैं। तो ये जो एक बड़ा मुद्दा था प्रखर, वो सामने जरूर दिखाई पड़ा और तमाम लोगों ने यही कहा कि हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो सरकार गरीबों की सुने, गरीबों की आवाज़ बने। और यही बात जो थी ऑटो रिक्शा चालकों ने भी कही, फूल बेचने वाले लोगों ने भी कही और छात्र, किसान, नौजवानों ने भी कही। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो भ्रष्टाचार और परिवारवाद का मुद्दा जो था पूरे तेलंगाना चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को बहुत ही प्रखरता के साथ उठाने की कोशिश की। कांग्रेस भी कई बार बीजेपी के साथ अपने को एसोसिएट करते हुए नजर आई। परिवारवाद के मसले पर, भ्रष्टाचार के मसले पर दोनों के मुद्दे एक थे। वहीं केसीआर जो 10 साल से सत्ता में जमे हुए हैं, उनके सामने सत्ता को बचाना जहां चुनौती है, कांग्रेस वहीं अपनी जमीन को हासिल करना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी ने एरी चोटी का जोर लगाया है कि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों के निशाने पर बीआरएस थी। हमारे साथ बढ़े, संगठन बढ़े। ठीक है, हमारे साथ हमारे संवाददाता उर्मिलेश भी हैं, लेकिन फिलहाल एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद हम बात करेंगे उर्मिलेश भट्ट से। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूट। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे, गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी आप भी मेरे तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर।
साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो तेलंगाना में चुनाव प्रचार थम चुका है और 30 तारीख को तेलंगाना की जनता वोट डालेगी। और इस पर चुनावी मुद्दे क्या रहे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो संवाददाता मौजूद हैं, राजेश राज हैदराबाद से और उर्मिलेश भट्ट सिकंदराबाद से। उर्मिलेश, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस पूरे चुनाव की अगर हम बात करें, सिर्फ तेलंगाना की बात ना करें, अगर हम राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें, तो इन तीनों राज्यों के अंदर जो पार्टियों का फोकस जो रहा था वो महिलाओं और किसानों पर ज़्यादा रहा था। क्या तेलंगाना में भी ये देखने को मिला? जी प्रखर, बिल्कुल। अगर बात तेलंगाना की करें तो पिछले कई दिनों से हम लोग यहाँ पर चुनाव कवर कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से यहाँ पर भी केंद्र बिंदु में किसान, नौजवान रहे हैं और इस पूरे मुद्दे को यहाँ पर देखा गया प्रखर। और अगर बात तेलंगाना की जाए तो तेलंगाना में जहाँ एक तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दे उठा रही थी भ्रष्टाचार, परिवारवाद की, तो वहीं कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर जो है सहमति जताते हुए या इस मुद्दे को उठाया। वहीं दूसरी तरफ जो है जनभावनाओं को अगर देखा जाए तो टीआरएस से बीआरएस बना, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर रहा जन भावनाओं के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जहाँ 5 राज्यों में जिस तरीके से किसान और नौजवान एक मुख्य मुद्दा रहा है, नौजवानों को रोजगार और शिक्षा एक मुख्य मुद्दा रहा, तो तेलंगाना में उनमें से 5 राज्यों में से एक राज्य तेलंगाना भी है जिसमें कि ये मुद्दे रहे। अब बात की जाए प्रखर यहाँ पर, तो यहाँ पर आज जो है चुनाव प्रचार का जो शोर था वो थम गया है। अब यहाँ की प्रबुद्ध जनता को 30 तारीख को जो है मतदान करना है और इस मतदान में वो जो है जो भी जनादेश देगी, तो ये जो मोतियों का शहर है प्रखर हैदराबाद, जिसको माना जाता है मोतियों का शहर, इस मोतियों के शहर में किसकी ताजपोशी करेगी, ये तो 3 दिसंबर तक आपको, हमको और तमाम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये बात जरूर है कि जहां एक तरफ जो है भावनात्मक लोगों की जुड़ी हुई थी, उन भावनाओं को कहीं ना कहीं जो है मद्देनजर रखें। वहीं यहाँ के तेलंगाना का एक जो विकास का एक सबसे बड़ा मुद्दा था, रोजगार मुद्दा था, भ्रष्टाचार एक मुद्दा था, उन मुद्दों को लेकर भी कहीं ना कहीं 30 तारीख जब जनता जनार्दन मतदान देने जाएगी तेलंगाना की, तो इनको केंद्रीय बिंदु में रख करके मतदान करेगी प्रकार। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिलेश और बहुत बहुत धन्यवाद राजेश आपका इस जानकारी के लिए। तेलंगाना में चुनाव प्रचार का शोर थमने के बाद अब चुनाव आयोग मतदान की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। मुख्य चुनाव अधिकारी विकास राज ने बताया कि मतदान केंद्रों पर राज्य पुलिस के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान भी पर्याप्त संख्या में तैनात किए जा रहे हैं। इस बार हम लोग हर पोलिंग स्टेशन को जो कि नॉर्मल पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर स्टेट के फोर्सेस और जो संवेदनशील है वहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस भी लगाएंगे। इसके अलावे कैमरेज लगे रहेंगे, इसके अलावे माइक्रो ऑब्जर्वर्स रहेंगे, बाहर भी कैमरेज लगे रहेंगे जहाँ जहाँ पर ज़्यादा पोलिंग स्टेशन है, सो दैट बाहर में अगर कुछ गड़बड़ हो रही हो तो हमें पता चल जाए और हमारे जो क्विक रिस्पांस टीम्स हैं वो इमीडिएटली वहाँ पहुँच करके उसको कंट्रोल कर सकें। तो लॉ एंड ऑर्डर के तरफ से तो पक्की पूरी तैयारी है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम होने की आशंका है। हर वोटर आए, निर्भय होकर के वोट दे और ना ही सिर्फ वोट दे, एक विजिलेंट वोटर के जैसा वोट दे। तो फिलहाल जनादेश में इतना ही। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।